नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात आज होगी महंगाई को लेकर। देश की संसद के दोनों सदनों में महंगाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर घमासान मचा। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़े दिखाकर बताया कि पिछली यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई कम है, तो कांग्रेस ने महंगाई के लिए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार बताया। खबर समझते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है। यहाँ तक कि पेंसिल रबर तक महंगी कर दी है और मेरी मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी मम्मी पेंसिल मांगने पर मारती है। मोदी सरकार को 6 साल की बच्ची कृति के लिए इस पत्र ने अपनी छवि के लिए सतर्क कर दिया। संसद के दोनों सदनों में बहस के लिए सरकार भी तैयार हो गई, जबकि वित्त मंत्री की अस्वस्थता के नाम पर विपक्ष की इस मांग को इस सत्र की शुरुआत से ही ठुकराया जा रहा था। लोकसभा में इस बहस पर मनीष तिवारी ने सरकार को घेरा। उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि देश में पिछले 14 महीनों से महंगाई दर दहाई अंक में है और ये 30 साल में सबसे ज्यादा है। मनीष तिवारी ने कहा कि पेंसिल, शार्पनर जैसी चीजों की जीएसटी बढ़ाकर सरकार बच्चों तक को बख्श नहीं रही। ये जो महंगाई पे चर्चा है, ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो रही है और उस परिप्रेक्ष्य का मैं इस सदन के समक्ष जिक्र करना जरूरी समझता हूं। अध्यक्ष जी, 5 मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और 5वां रोजगार। अंग्रेजी में से कहते हैं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मनीष तिवारी ने कहा कि भले ही सरकार ने अपना बजट सुधारा हो, लेकिन हर घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सरकार अपना खजाना भरती रही और जनता की जेब खाली करती रही। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाबी हमला बोला। वित्त मंत्री ने भी राजनीति का जवाब राजनीति से देते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया कि तमाम मुसीबतों के बावजूद देश में महंगाई का आंकड़ा 7% के नीचे रखने में सरकार कामयाब रही है। इन प्रिंसिपल ऑयल बॉन्ड गलत था, क्योंकि तब इंप्रेशन लोगों को ये बोला गया कि हम आपका सब्सिडी दे रहे हैं, इसीलिए आपके तेल का प्राइस कम होगा। मगर सब्सिडी नहीं दिया, वो ऑयल मार्केट कंपनी के ऊपर बोझ बना करके लोन के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर डाल दिया। उस समय लगा कि वो पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको दे रहे हैं, जो सरकार बजट के द्वारा देना था। मगर वो पैसा उनके सब्सिडी नहीं है, अभी मोदी जी भरपाई कर रहे हैं उसका। सो तब का सब्सिडी अब का मोदी जी का सब्सिडी बन रही है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पिछले 3 महीनों में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 7% से ऊपर ही रहा है। लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान पूरे 22 महीने महंगाई का आंकड़ा 9% से ऊपर रहा और 9 महीने तो ऐसे रहे जब महंगाई 10% से ऊपर यानी 2 अंकों में पहुंच चुकी थी। हालांकि वो ये बताना भूल गयी कि जिस दौरान महंगाई उस ऊंचाई पर थी, तब देश की तरक्की की रफ्तार क्या थी। लेकिन निर्मला सीतारमण ने महामारी, दूसरी लहर, ओमिक्रॉन, रूस यूक्रेन युद्ध के हवाले से अमेरिका समेत दूसरे देशों में मंदी के हालात का जिक्र करते हुए फक्र से बताया कि देश में मंदी आने की कतई आशंका नहीं है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल, ई करीम और डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर निशाना साधा। महंगाई का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद गोहिल ने रावण और कंस के साथ ही अंग्रेजों का भी जिक्र किया। वहीं बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का बचाव किया। जावड़ेकर ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने तो पिछले दिन हुई बहस में कहा था कि विपक्ष को तलाशने पर भी महंगाई नहीं मिल रही, क्योंकि देश में महंगाई है ही नहीं। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल हुआ। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना देने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देने की बात कही। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया?
क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस सोच के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फ्री फंड का खाना देने के बयान पर ट्वीट कर ऐतराज जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हें महंगाई कैसे दिखेगी, क्योंकि सरकार मित्रों को फ्री फंड में देश की संपत्ति बेच रही है। बहरहाल भले ही सरकार दूसरे देशों का हवाला देकर बचाव कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 1 साल से खाने से लेकर ईंधन तक सभी चीजों में तेजी से जनता की जेब खाली कर दी गई है। आटा, दूध, दाल, खाने का तेल या फिर पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 1 साल में काफी अंतर आया है। गेहूं की बम्पर पैदावार के बावजूद आटे की खुदरा कीमत पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 1 साल में तो करीब 9.25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली में ही 200 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। खाने का तेल, सब्जी, दूध तक आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे हैं, जबकि देश की जनता को 8 साल बाद भी अच्छे दिन आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महंगाई पर महासंग्राम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अश्वनी राणा, आर्थिक विश्लेषक के तौर पर। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे असल में चूक कहां हो रही है। राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता TMC। आप चारों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि कंचन द्विवेदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और तोहफे में इस पूरे 1 घंटे की डिबेट में आपको सवालों के तीखे तीर मिलेंगे शायद, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन शुभकामनाएं आपको सबकी तरफ से भी हम दे देते हैं और सवाल आपसे ही शुरू करते हैं कि ये जो महंगाई को लेकर आंकड़े बताए जा रहे हैं, कांग्रेस का हवाला दिया जा रहा है कि उस दौर में महंगाई बहुत हुआ करती थी और मैं मानता हूं 10 से 12% तक महंगाई पहुंच गई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन लगातार महंगाई का ग्राफ कभी नहीं बना रहा। सरकार की कोशिशें रंग लाई थी, लेकिन क्या सरकार उसमें अब फेल्यूर रही है? हाँ जी, देखिए बात ये है कि आप ये कह सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, आपका ये हक है कि महंगाई पे आप बात करें, आप देश के विकास पर बात करें, आप हर एक विस्तार से हर एक विषय पर बात करने के हकदार है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप में एक कंपेयरिंग होना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी तब स्थितियां क्या थी और आज की स्थिति क्या है और हमारा देश किन चीजों से होकर के गुजरा है, हमने कैसे अभी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको झेला हुआ है। इन सारी चीजों को सोचकर, क्योंकि जो जनता होती है वो हर एक चीज को समझती है, जानती है। हाँ, आपका कर्तव्य है कि आप विपक्ष हैं, आप चीजों को उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते भी इन सारी चीजों को थोड़ा रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को, कंचन जी, ये बातें अब समझ में आ रही जब वो सत्ता में है। जब कांग्रेस यही बात किया करती थी तब आपको समझ में नहीं आती थी। नहीं, आप एक बात बताइए ना, कांग्रेस के टाइम पर क्या होता था? कांग्रेस के टाइम पर आप देख रहे हैं कि महंगाई क्या स्तर क्या था, आपने अभी बताया, हमारे संसद में भी बताया जा रहा है, बताया गया कल। लेकिन आप ये बताइए कि इन लोगों ने जो कार्य किए, हम लोग तो अभी कोरोना झेल करके आए हैं, हम लोग, और केवल हम ही अकेले नहीं है, भारत अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हो गई हैं। इन सारी चीजों को झेलते हुए फिर भी हमारा भारत इतना ज्यादा महान और योग्य है क्योंकि हमारे यहाँ कृषि प्रधानता है, इसलिए हम इन सारी चीजों को झेलते हुए बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए चले आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक बात कहते हैं सब लोग कि हमारे यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर पेट्रोल ऑयल महंगा हो जा रहा है तो कोई भी ऑयल हो, अगर वो महंगा होता है तो मुझे लगता है हर नहीं, दिक्कत कंचन जी ये आती है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कम से कम ऐसे बयान दिए जाने चाहिए जो जनता को हजम हो जाए, विपक्षी दलों को समझ में आ जाए। एक बच्ची अपील करती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है कि पेंसिल महंगी हो गई, रबर महंगी हो गई है, मम्मी से डांट पड़ती है। तो उस बच्ची की भी समझ में आ रही है महंगाई क्या है। लेकिन जो बयान सामने आते हैं कि अगर प्याज महंगा हो गया तो इस तरह का बयान आता कि साहब हम तो प्याज खाते ही नहीं है। महंगाई हो गई तो ये कहा जाता था कि उनके कार्यकाल में भी तो महंगाई थी। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन की जो बयान आते हैं ये बड़े विचित्र होते हैं और इसको समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है।
नहीं देखिए, ये जो छोटी बच्ची है उसे पूरा सिस्टम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस हमारे यहाँ 70 सालों से जो विपक्ष है वो काम करता चला रहा है, उन्हें उन चीजें सारी चीजों के प्रकरण पता है, तो वो अगर तीखी बातें करते हैं तो दिक्कत लगती है। बाकी वो छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता कि अगर ऑयल महंगा हो जाएगा तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, उसको नहीं पता कि हमारे यहाँ अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था इसलिए चीजें बहुत खराब थी, उसको नहीं पता कि हम कोरोना झेलते हुए देश की सभ्यता से लेकर के सारी चीजों को संभालते हुए चले आ रहे हैं, उसको नहीं पता कि हमारे देश में क्या नए विकास हो रहे हैं और किन चीजों को आदरणीय मोदी जी लेकर के आ रहे हैं, उसे नहीं पता। वो इन सारी नहीं, चीजों को नहीं मैं आपको समझते। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, फिर मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। 2014 से पहले जब सरकार आपकी गठित नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, उससे पहले मोदी जी का एक बयान काफी चर्चा में है इन दिनों। हम आपको वो बयान सुना देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 20 कदम और 62 पॉइंट जो है मनमोहन सिंह को उन्होंने सुझाए थे, क्या वो अब लागू होंगे या होते हैं या उनके जरिए महंगाई कम की जा सकती। उस बाइट को सुन लीजिए, आप स्टेटमेंट को सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पैनल से कहूंगा कि जरा वो बाइट चलाएं। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। कंचन जी, सुना आपने? सुन पा रही हूँ, लेकिन आलोक जी जो बात है वो बिल्कुल ठीक ही है, और उस टाइम पर जो चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो देश की स्थिति है वो पहले नहीं थी, जिस प्रकार की चीजें आ रही है। बाकी एक ठीक बात, है, मैं समझ गया। अब मैं रत्नाकर जी के पास जाता हूँ, आपकी बात समझ ली। रत्नाकर जी, पहले की जो स्थितियां थी वो इस सरकार ने उससे कहीं ज्यादा झेला है, कोरोना का भी एक अनुमान लगाया, जिस वजह से देश को इस विकट स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सहमत हैं आप? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले मैं अपनी बहन को बधाई देना चाहता हूँ, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये कह रही थी कंचन जी की कोरोना की मार झेल रहा था यह देश और उसके बाद परिस्थितियां जो है काफी विकट हो गई, तो मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं। कारण इसका ये है कि जिस प्रकार मोदी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भारत में भुगता है वो सबके सामने है। आपको मैं एक आंकड़ा बता देना चाहता हूँ, यही जीडीपी जो हमारी है वो कोरोना के 2 साल पहले से लगातार गिरती आ रही थी। मतलब आप 8 क्वार्टर जो है जीडीपी लगातार गिरती आ रही थी, तो उस समय क्या कोरोना था क्या देश में? गलत नीतियां आप जब लगाएंगे, गलत प्रकार से जीएसटी लागू करेंगे, नोटबंदी जब लेके आएंगे और अनप्लान्ड लॉकडाउन लेके आएंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है? महंगाई तो चरम पे जाएगी ना। आज देख लीजिए, आज ये लाख कहते रहे संसद में, आपने सुना ना जयंत सिन्हा क्या बोल रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। तो ये लाख लोगों को कहते रहे कि महंगाई नहीं है, लेकिन देश की जनता किस तरह से कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है वो जनता देख रही है। लाख आंकड़े पेश करें, ये कहे कि हम 7% महंगाई है, बाहर में तो 10% महंगाई है, ये लाख आंकड़े पेश करें, लेकिन हकीकत यही है कि आज देश में कमर तोड़ महंगाई है और कमर तोड़ बेरोजगारी है। देखिए, बात ये है कि जब तक ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि देश में महंगाई है और उसके लिए कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये देश में जो है महंगाई नहीं, ये कहा, ये तो उन्होंने नहीं कहा ना। मुझे लगता है कि ये बयान कहीं पर नहीं कि उन्होंने स्वीकार ना किया हो कि महंगाई है। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई है और ये कांग्रेस के कार्यकाल में इससे ज्यादा थी, 10 से 12% पहुंच गई थी मनमोहन सिंह सरकार में। अभी आपने कहा ना कि महंगाई कभी भी परमानेंट इस तरह से नहीं रही। हाँ, तो बढ़ती है, घटती है। 80 रुपया किलो प्याज गया था, फिर 20 रुपया किलो आ गया, तो बढ़ती घटती रहती है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या हो गई है, यही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं, जब हम पूछते हैं उनसे सदन में कि आपने खाने पीने की वस्तुओं तक को पे जीएसटी लगा दिया है, आप दूध दही पे जीएसटी लगा दिए हैं,
तो उनका देखिए किस तरह से तो उन्होंने तो इशारा किया ना कि मुफ्त की रेवड़ियां जो लोग बांट रहे हैं वो सतर्क रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये सारे कदम उठा लिए, उसमें क्या दिक्कत? इस मुद्दे से अलग है, वो अलग फ्री वाली चीजें हैं। हाँ। ये मैं मेरी बात कंप्लीट कर लें दीजिए। जी। देखिए वो वित्त मंत्री सीतारमण जी क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि अरे ये तो जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है, हमने थोड़ी निर्णय लिया है। ये तो उसी प्रकार का कहना हुआ ना कि हम तो प्याज लहसुन खाते ही नहीं जी, इसलिए हमको कीमतें क्या पता। तो सरकार का रवैया आप देख लीजिए किस प्रकार है। आप नीतियों को में सुधार करिए, महंगाई के जो कारण है उसको उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाइए। मेरा ये कहना है, जब क्रूड ऑयल की 3 महीने के अंदर 20% क्रूड ऑयल कम हो गया, लेकिन आपने क्या कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद आपने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए? बिल्कुल नहीं घटाए। तो आप जो ये 7 साल 8 साल के दौरान 28 लाख करोड़ रुपए जो आपने लोगों से वसूले हैं, वो कहाँ गए पैसे? वो पैसे आप लोगों ने पूंजीपतियों 11 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने माफ किया है। आ रहे हैं कंचन जी, आएंगे। तो वो पैसे आप जो जनता से वसूल रहे हैं, जो विकास के ऊपर खर्चने चाहिए, वो आप पूंजीपतियों के लोन माफ कर रहे हैं। आज जो है अडानी जो है 2.5 लाख करोड़ रुपया सबसे ज्यादा लोन जो है कर्जदार है इस देश का, सबसे ज्यादा कर्जा लेके बैठा है और वो विश्व का नंबर 1 बन जाता है। तो आप दोनों हाथ से पैसा लुटा रहे हैं पूंजीपतियों पे, गरीब जनता के ऊपर दूध दही खाने पीने की वस्तुओं पे टैक्स लगा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये टैक्स जीवी सरकार है जो लोगों से पैसा जो ऐंठने का काम करती है और पूंजीपति मित्रों को बांटने का काम करती है। अगर आप समझ देंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं बता सकता हूँ। आएंगे, उसके बाद भी आएंगे। अब जरा राम प्रकाश पांडे जी से भी हम पूछ लें कि वो कितना सहमत है आपकी बातों से, और अगर वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे राम प्रकाश पांडे जी? पहले तो मेरी तरफ से कंचन जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, भगवान उन्हें दीर्घायु करे। जी देखिए, महंगाई जिस तरह से चरम सीमा को पहुंच जा रही है, मध्यवर्ती परिवार आज त्राहिमाम कर रहा है। जहां इनका स्लोगन था कि राम राज आएगा, तो ये राम राज का अगर नमूना हो तो रावण राज कौन सा होगा। आज एक साधारण परिवार ना खा के सोने के लिए मजबूर हो रहा है जिस तरह से महंगाई जा रही है। तो महंगाइयों पर लगाम लगाए। हाँ, अगर ये भाजपा भी जैसे बोल रही है कि कांग्रेस के समय से, तो ये तुलना करने से तो जनता का भला नहीं होगा। उनके समय इससे ज्यादा था, हमारे कम था। ये तुलना से फायदा किया हुआ जनता को। आपने तो एक वादा किया था कि जनता को ऐसी सरकार देंगे जहां पर द्रव्य मूल्य का दाम कम रहेगा, लोगों को खाने पीने के सामान बड़ी आराम से मिलेगी। तो वहां तो आप सक्षम नहीं हुए। ठीक, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम राज्य सरकारों को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभाएगा ही। आपके केंद्र में अपनी चीजों को नियंत्रित करेंगे तो यहाँ पर होएगा ही। आप डीजल पेट्रोल के लिए जिस तरह से व्यंग्यात्मक चूड़ियां मनमोहन सिंह को भेजते थे, क्या वो दिन भूल गए हैं? ठीक है, अब हम कंचन जी से सवाल ले लें, उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे अश्विनी राणा जी के पास, क्योंकि मुझे लग रहा है उनसे बेहतर जवाब तो कोई नहीं दे पाएगा। कंचन जी, क्या जवाब देंगे इनका? देखिए, मैं जो बोलना चाह रही हूँ ना, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, तो मुझे लगता है जो लोग कर्जा लेकर के भाग गए, जिन्हें लोन दिया गया था, आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि आदरणीय योगी जी के शासनकाल में वो लोग चले गए, तो उनको लोन कब मिला था? वो तो आपके शासनकाल में मिला था और वो भाग गए, वो देश का। हाँ, लेकिन भागे आपके शासनकाल में। नहीं, उनको लोन किसने दिया? पहले ये सोचने वाली बात है कि लोन पे लोन किसने दिया? वो आपने दिया ना। इसके बाद में अब वो पैसा लेकर के भाग गए तो सारा ठीक रहा, आप मोदी जी के सर पे फोड़ रहे हैं। इसके बाद में आप एक छोटी सी बात मैं और कहूंगी, आप जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा हम महंगाई की ओर ले जा रहे हैं। आप ऑयल वाइन के बारे में जानते हैं कि कांग्रेस ने ऑयल वाइन लिए हुए थे, उसका कर्जा अभी तक चुकाया जा रहा है और आगे सालों में भी चुकाया जाना है। दूसरी बात, आप एक बात बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। आपने देखा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ खास योजना हमारी कांग्रेस के शासनकाल में हुई। आदरणीय योगी जी तो हमेशा ये समझाना और संभालना चाहते हैं देश में कि किसी भी प्रकार की। अब इसका जवाब तो मुझे लग रहा है कि अश्विनी राणा जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि उनका जो एक आलोक जी, जैसे मुद्रा जो। कंचन जी, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आपको। कंचन जी, थोड़ा सा करेक्ट करना। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। हाँ, रविंद्र जी, जो मुद्रा योजना सुनी है आपने और सब लोगों ने उसका लाभ लिया है, आपको मालूम है कि उस मुद्रा योजना का
क्योंकि मैं एक बात और कहूंगी कि अगर जनता ने मोदी जी का सहयोग नहीं किया, सरकार का सहयोग नहीं किया, टच नहीं हुई, तो चीजें खत्म नहीं होंगी। जो आदरणीय योगी जी या मोदी जी चाहते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा जब तक जनता जुड़ेगी नहीं सरकार से। जैसे मुद्रा योजना दिया, आपने ले लिया, जनता ने ले लिया, इसके बाद में मैंने देखा, नोटिस किया, गाँव में गए तो किसने किस चीज के लिए पता ही नहीं। लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अश्विनी राणा जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। अश्विनी राणा जी, उधार पड़ा हुआ, ठीक है, कंचन जी समझ गया। अब मैं, अश्विनी राणा जी बहुत देर से शांत है, मुझे लग रहा है तीनों वक्ताओं को बहुत ध्यान से अश्विनी जी आपने सुना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आरोप प्रत्यारोप आप सुन रहे हैं, अब असलियत जनता के सामने रख दीजिए महंगाई को लेकर। पहले तो मैं कंचन जी से शुभकामनाएं दूंगा, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और दूसरा क्या है कि डिबेट में जब राजनीतिक दल है कोई भी हो तो वो तो निश्चित रूप से उसको अपना पक्ष रखना है, विपक्ष को अपना पक्ष रखना है और सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखना है। इसीलिए तो सर आप मौजूद हैं इस डिबेट में, ताकि सही चीजें दर्शकों तक पहुंच पाएं। जी तो अब मैं भी चाहूंगा कि न्यूट्रल होके आप सच्चाई सामने रखें कि असल सच्चाई क्या है। देखिए, आज महंगाई है, इससे कोई भी जो है पीछे नहीं हट सकता, ये नहीं कह सकता कि महंगाई नहीं है, ठीक। लेकिन महंगाई अगर हम विश्व के हिसाब से देखें, हमने कांग्रेस के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे कि कांग्रेस कंपैरिजन करे। हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो यूक्रेन और कोविड का आफ्टर इफेक्ट है, उसके कारण से पूरे विश्व के देशों में जिस प्रकार से आर्थिक मंदी हुई है और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसकी एवज में देश में महंगाई निश्चित रूप से कम है। लेकिन सरकारों ने, रिजर्व बैंक ने पिछली 2 बार अपनी जो है उसके अंदर रेपो रेट बढ़ाने की कोशिश की कि भाई हम उससे कंट्रोल करें, लेकिन वो उतना उसमें सफल नहीं हो पाए। अभी 5 तारीख को फिर वो रेपो रेट बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो रहे। आपने जैसे कहा कि सरकार को कोई ऐसा वक्तव्य देना चाहिए, कोई एक्शन करना चाहिए। अभी पीछे जीएसटी की बात आई कि जीएसटी में कुछ चीजों पर एक स्लैब बढ़ाया गया, जो स्लैब में नहीं थे उनको स्लैब में लाया गया। इस समय पर सरकार को ये कदम उठाने से रुकना चाहिए था। लेकिन सरकार अपनी जगह सही है कि सरकार को अगर देश में सोशल इंजीनियरिंग करनी है और इस प्रकार की योजनाएं चलानी है तो उसके नहीं, लेकिन जो रत्नाकर जी सवाल खड़े कर रहे थे कि चूंकि कुछ नीतियां सरकार की, वर्तमान सरकार की ऐसी रही हैं जो काफी गलत थी और जो कहीं मेल नहीं खाती थी, उनकी वजह से भी ये महंगाई जो इस समय चरम पर है उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। इससे कितना सहमत है आप? देखिए, क्या है कि नीतियों में कोई वो नहीं है। नीतियां कोई भी सरकार आए वो जो है आर्थिक नीतियों के ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप उसको बहुत बदल नहीं सकते। अभी जो जीएसटी की बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा महंगाई का जो असर कर रहा है वो क्रूड ऑयल कर रहा है। क्रूड ऑयल आज कम से कम स्टेबल है प्राइसेस विश्व में भी, इस कारण भी देश में है, लेकिन उसके कारण ही नुकसान है। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों ने जो ऑयल के ऊपर जो रिलीफ जनता को देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम चाहते तो हैं कि भाई कुछ हो, रिलीफ मिले, हर व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सत्ता पक्ष लोग सभी चाहता है कि महंगाई कम हो, लेकिन उसमें हमारा योगदान क्या है? यानी जो भी सरकार प्रदेश में है अगर उसको भी अपना वो करना चाहिए। हम यहाँ डिबेट में आके बहुत सारे विपक्षी पार्टियां कहती हैं उनका काम है निभाना चाहिए, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है वहाँ पर उनका रोल अलग होता है। अब ये मान लो छोटी छोटी चीजों पर भी, जैसे पेंसिल की बात आई है, दूध पर पैक्ड दूध के ऊपर या पैक्ड चीजों पर जीएसटी रखी गई, तो वहाँ कंसेंसस नहीं। ये मैंने इसलिए जिक्र किया, एक छोटी सी बच्ची ने जो कि कन्नौज की है उत्तर प्रदेश के, चूंकि उसने ये खत लिखा प्रधानमंत्री जी के नाम कि आप जरा इन चीजों पर गौर करें। मैं कह रहा हूँ कि सेंटिमेंट्स हैं जनता के, देखिए उस सेंटिमेंट से जुड़े हुए सब जवाब नहीं आते हैं ना, उससे सहमत नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते लोग, कनेक्ट नहीं हो पाते। नाकर जी, नीतियों की आपने बात करी, कंचन जी के जवाब को भी आपने सुन लिया, लेकिन नीतियां आपकी भी ठीक नहीं थी और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो किया है उसको हमें भोगना पड़ रहा है। देखिए रविंद्र जी, मेरा कहना ये है कि कब तक आप नेहरू जी को कोसते रहेंगे? और नहीं, नेहरू जी की नहीं, वो अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जी,
नेहरू जी को कोसते हैं ना, आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता है तो बोलते हैं नेहरू जी जिम्मेदार है। ये बहुत सारे बीजेपी के नेता कहते हैं। तो कब तक आप कोसते रहेंगे? 8 साल हो गए। 8 साल, पहला साल जब 5 साल था तो आप कह रहे थे कि हमें और समय दीजिए, हमको दूसरा टर्म में लेके आइए, हम नीतियों को और थोड़ा समय दीजिए, हम सुधार देंगे। लेकिन देखते देखते 8 साल निकल गए, आपने क्या सुधार किया? उल्टा जो है परिस्थितियां और विकट होती चली गई। मेरी बहन जो कंचन जी कह रही थी कि ये मुद्रा योजना लेके आए कोविड के समय में, मैं ये कहूंगा मुद्रा योजना नहीं था, वो मुद्रा लोन था। ये वही सरकार है जब कोविड में लोगों को पैसे की जरूरत थी, लिक्विड मनी नहीं था उनके पास, तो यह सरकार उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की जगह लोन बांट रही थी। यही सरकार 20,000 करोड़ रुपए लोन जो है बांटी थी लोगों को। अब जिसके पास पैसे है नहीं खाने के लिए, वो लोन कहाँ से भरेगा? परिस्थिति ऐसी है। तो ये गलत नीतियां इनकी साफ उजागर है। दूसरी चीज ये है कि जब आपका चुनाव होता है तो आप महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए दिखावा करते हैं। पिछले 5 राज्यों के चुनाव के दौरान रविंद्र जी आपने देखा होगा कि यही सरकार डीजल और पेट्रोल पे एक झटके में 5-10 रुपए कम कर देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है उसके 15 दिन के बाद ही 5-10 रुपए रेट बढ़ा देती है। तो ये कहीं न कहीं इनको ये दिखाती है सरकार और जनता को भ्रम में रखती है कि हम जो है महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, अब जो है महंगाई पे कंट्रोल होगा। और मैं लिख के आपको देता हूँ, अगले चुनाव जो है राज्यों में, और उन राज्यों के चुनाव से पहले ये जरूर कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे अपनाएंगे कि लोगों को झुंझुना पकड़ा देंगे, देखो भाई हमने ये कर दिया। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हमने ये सदन में भी बोले कि सांसद जी, मैं तो पूरा सदन का पूरा सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा है। रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ देखा ना आपने? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, ये वही सरकार है जो गरीबों का राशन कार्ड छीनने का काम की है। तो आप समझ सकते हैं। कंचन जी जवाब देना चाहती हैं आपकी बात का? ये ला कर रहे जी कंचन जी, धोखे से धोखा करते हैं जनता के साथ आप। चुनाव से पहले कुछ होता है, 2 कदम पीछे हटते हैं, चुनाव के बाद 4 कदम आगे। नहीं, कांग्रेस को शायद दिख नहीं रहा होगा कि हमारा देश बहुत ही स्थिति और परिस्थितियों से होकर के गुजरा, पर जनता को ये बात दिख रही है, इसलिए नहीं, वो सवाल दूसरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव से पहले तो दाम कम कर लेते हैं और जैसे ही चुनाव पूरा होता है उसके बाद दाम बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या बात है? ये तो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है ना जनता को। चल रहा था, चुनाव के बाद भी योजनाएं चल रही हैं, चुनाव के बाद भी जिनको आवास मिला है छीना नहीं गया है, चुनाव के बाद भी सारी चीजें वैसे ही की वैसे, और शायद मुझे लगता है और भी स्थितियां अच्छी हो गई हैं। बस ये बात समझने की है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है तो बेचारे यही करेंगे। बस मैं विपक्ष से यही अनुरोध करूंगी, आज मैं बहुत तीखे चीजों को नहीं बोलना चाहती हूँ, बस नहीं, आपका स्वागत है। आप तीखा नहीं बोलेंगे तो विपक्ष कैसे समझेगा? वो तो चाहता है आप तीखा बोले। ना करने के बहाने आप कम से कम सदन को चलने दे, आप चीजों को चलने दे, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सदन नहीं चलेगा तो जनता का पैसा खराब होगा, इसलिए वो चलने दीजिए, चीजें अपने आप ही सुधरती जाएंगी। बाकी स्थितियां आपको समझ नहीं आ रही है। एक बात और मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए, ठीक है, मैं जनता की भी थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि आदरणीय योगी जी चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश की स्थितियां ठीक हो, लेकिन वही बात है ना, सपा और कांग्रेस और ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारी सरकार ठीक से चले भी। वो कैसे फेल हो, ये हाथकंडे अटकाने में और लगाने में। चलिए, राम प्रकाश पांडे जी सहमत है, सदन को चलने तो दें, कम से कम सरकार जो कहती, जो नीतियां बनाती है उसको समझने की कोशिश करें। सीधा आरोप विपक्षी दलों पर है। राम प्रकाश ये लोग जीएसटी तक नहीं देना चाहते, आपको मालूम है ये नहीं चाहते। कंचन जी 1 मिनट, राम प्रकाश जी आपकी बातों को जवाब दे रहे हैं। चले, बुनियादी मुद्दों को लेकर कोई बात ही ना हो, वो किस तरह से? नहीं, आपके मुद्दों को लेकर तो बात हो रही है ना, बंगाल में निकल रहा है ना पैसा, है ना, सारे मुखर्जी हो, चटर्जी हो, सारे लोग खूब बढ़िया तरीके से जनता का पैसा निकाल रहे हैं, तो आप तो इस बारे में बात ही ना करें। देखिए, उसके लिए हमने स्टैंड क्लियर कर दिया है। दोषी को आप जो भी दोषी है उसे करा दिया जाए। हमारे दोषी तो सरकार भी है आपकी, फिर ऐसा तो है नहीं कि आज आप कैमरे के सामने आ गए तो आपको लग रहा है कि बस केवल एक दोषी हमने हटा दिया, खत्म हो गया। धब्बे तो ऊपर तक जा रहे हैं ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ से आया है, कहाँ चीजें जाएंगी, ये बात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। आपको लग रहा है कि चीजें बहुत इजीली है, पर इतनी इजीली है नहीं। कोई नहीं है। नहीं, इतना पैसा आ जाता है और जनता महंगाई की मार झेल रही है। इतना पैसा आ कहां से जाता है, कौन किसको देता है? पहले तो बड़ी बातें हो रही थी कंचन जी की काला धन हम
अब नहीं आएगा, लोग कहीं ना कहीं हर चीज में पारदर्शिता होगी और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है इस तरह की चीजें भी रुक जाएंगी। क्या लगाम नहीं लग पा रही है क्या? आप देखिए ना, वो सारी लिस्टें पहुंच गई हैं, इनको गुहार करना चाहिए। आप जाइए कोर्ट से गुहार करिए, वो लिस्ट सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? सारे लिस्टेड वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब हाई कोर्ट ही नहीं उस चीज को कर रही, तो इसमें योगी जी या मोदी जी क्या कर सकते हैं? उनसे कहिए कि लिस्ट सामने आए, क्योंकि अब उसमें कौन कौन से कैसे लोग उसमें लिस्टेड हैं, ये तो वही लोग चाहते हैं कि ऐसा हो ही ना, कि जिससे कि अब इसमें मोदी जी चाहे भी उनकी बड़ी अच्छी नियत हो तब भी वो क्या कर सकते हैं। जी रत्नाकर जी, हाँ। ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जो हमारे सरकार में कहती थी कि स्विस बैंक में पड़े हुए पैसे जो है हम लाएंगे और सबके अकाउंट। हाँ ना, लिस्टेड करके दिया ना, कहाँ मतलब क्या बात कर रहे हैं? खुलवाइए, जाइए ना कोर्ट, खुलवाइए अगर आपको दिक्कत नहीं हुई। सदन में ये बात उठाई, सदन चल रहा है ना, आप उठाइए बात इस बात पे, आप बात करिए इस बारे में, आप बात करिए, क्यों नहीं बात करते सदन में? तो आप ही बात। कंचन जी सुन लेते हैं कम से कम रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं, फिर हम अश्विनी जी के पास जाएंगे। बात सुनने का भी मुद्दा रखिए। नहीं तो मुझे एक जवाब दे दीजिए ना, बहुत छोटा सा जवाब मांग रही है। ये बात आपकी तरफ से सदन में क्यों नहीं उठाई जाती? कंचन जी आ रहे हैं, कंचन जी आ रहे हैं, सुन लेते हैं, रत्नाकर जी को भी सुन लेते हैं। बोले तो ये सरकार जो है ये कहती थी कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे और जो है टैक्स जो काला धन है वो देश में आएगा और 15 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? आज स्विस बैंक में जो है काले धन जो जमा है, वो काला धन जमा का आंकड़ा और बढ़ गया है, घटा नहीं है, बढ़ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। मैं इनको एक वाकया याद दिलाता हूँ। यूपीए सरकार में सुषमा स्वराज जो है यही कहती थी कि सदन को नहीं चलने देना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर हमारी आवाज सड़क पे नहीं सुनी जाती है, हमारी आवाज अगर नहीं दबाई जाती है, तो हम सदन में आवाज अपनी उठाएंगे और अगर सदन में भी आवाज हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम सदन को प्रक्रिया को बाधित करेंगे। सदन खराब मत करिए, ये नहीं कहा और दूसरी चीज फिर वही बोल रही है, फिर बीच बीच में बोलने की आदत आपकी बहुत बुरी है। आप सुन लीजिए, करिए जरा, सुन लिया। शुक्रिया, पर ये चीजें जरूरी होती है क्योंकि सीधे पॉइंट सवाल आ जाता है और सवाल से आप दीजिए ना उत्तर। मैं अपनी आदत बदलिए, आप विवेक को आप जो है बिल्डी बाजार बना देती हैं। आप अपनी बात। कंचन जी एक मिनट, कंचन जी आ रहे हैं, कंचन जी आप सवाल पूछ लीजिएगा, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। कंचन जी भिंडी बाजार क्यों बनाती हैं आप? कंचन जी एक थोड़ा सा ध्यान आपको और दिलाना चाहेंगे, सुषमा स्वराज जी का ही बयान था। मैं बता रहा हूँ, बात पूरी कर लेते ठीक, कंचन जी एक मिनट आ रहे हैं। कंचन जी सवाल कर रही हूँ, यही एनडीए थी जब जब यूपीए की सरकार थी, उस समय इन्होंने 64% लोकसभा का और 61% राज्यसभा का समय बर्बाद किया था। और देखिए अब एक चीज इनके ही नेता कहते थे, जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी वो सत्ता पक्ष की होती है। आज ये क्यों भूल जा रही है कि जब विपक्ष कोई भी चीज मांग कर रहा है, जब हम रूल 267 के अंतर्गत कहते हैं कि आप चर्चा करिए, तो ये चर्चा करने को राजी नहीं होते हैं और हमारे 27 सांसदों को जो आवाज उठाते हैं उनको सदन से कर देते हैं। आप हमें सत्याग्रह करने की जब मांग करते हैं, हम जब राजघाट आते हैं वहां पे कहते हैं कि हमें सत्याग्रह करने दीजिए, तो सड़कों पे आप धारा 144 लगा देते हैं, वहां पे धारा 144 लगा के आप बसों में डूब करके जेल में आप हमको डाल देते हैं, सदन में आप हमको बोलने नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हर जगह कर रहे हैं, चाहे उसके लिए आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों नहीं करना पड़े, आप कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, महंगाई और बेरोजगारी देश में ऐसा विकराल रूप ले चुका है जो हमें इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की। कंचन जी एक सवाल थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का ही बयान था और काफी चूंकि वो जुझारू नेता मानी जाती रही, जब तक रही डंके की चोट पर उन्होंने जिस मुस्तैदी से और जिस तरह से अपनी बातें रखती थी उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर रुपया गिरता है तो क्या होता है, आपको पूरा डायलॉग याद होगा, पूरा स्टेटमेंट उनका याद होगा। मैं बोल देता हूँ जी। तो इस तरह की चीजें जो है उन्होंने कही थी, अब लागू होती हैं या नहीं होती? मैं जवाब दे दूं। एक्चुअल आपने बोला कि ये जो चीजें हैं बाकी सदन में आपने कोट किया, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही ना, आप थोड़ा सा गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर कोई बात नहीं सुन रहा है
सदन में अपनी आवाज उठाओ। ये नहीं कहा कि हंगामा करो, माइक छोड़ो, चढ़ जाओ टेबल पे, कुछ भी इस तरीके से कार्य करो, ये नहीं बोला होगा। ये आपकी थोड़ी सी दिशा भ्रमित होने वाली चीजें हैं, इसको करेक्ट कर लीजिए। संसद चलेगा तो चीजें आगे बढ़ेगी, तब देश का कुछ भी विकास हो सकेगा, कोई भी योजनाएं पारित हो सकेंगी, कोई भी बिल बन सकेगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होगा और चीजें ठप हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार आप बोल रहे हैं कि सारी चीजें यहाँ से वहां कैसे चली गई, ये कैसे हो गया और हमें जेल में रख दिया, ऐसा नहीं है। जेल में आपको किसने रखा? बीजेपी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही। मैं वाकया याद करूं कि इंदिरा गांधी जी ने तो 1,40,000 लोगों को इमरजेंसी टाइम पर जेल में कूद दिया था। शायद वो याद नहीं होगा, तानाशाही किसे कहते हैं। अश्विनी जी, आपने सुना कि महंगाई को लेकर अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बयानबाजी, लेकिन सबसे खास बात जो इस दौर की है, वो कह रहे हैं कि महंगाई की जो रफ्तार है, ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली नहीं है जिस तरह की कांग्रेस के शासन में रही है। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन जो तरक्की की रफ्तार है वो कभी कम नहीं हुई। अब तो तरक्की की रफ्तार, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, वो सुस्त पड़ी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें हैं जो हमें चिंता में डाल रही हैं। आपके मुताबिक क्या मानते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि महंगाई रुकी हुई है, बढ़ नहीं रही है इस तरह से पहले बढ़ती रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि विश्व के संदर्भ में हम देखें तो हमारे यहाँ पर महंगाई की जो रफ्तार है या जो है वो कम है। दूसरी, नहीं, महंगाई की रफ्तार मार्च की अगर हम देखें तो 6.95% थी, अप्रैल में ये 7.79 हो गई, अब तो 8 से ऊपर निकल चुकी। नहीं, अभी 8 से ऊपर नहीं है जी। अभी एक लगभग 7% पे है और इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मान लो केंद्र सरकार ने प्रयास किए, आरबीआई ने प्रयास किए, सरकार ने पेट्रोल के दाम कुछ कम किए, तो स्टेटों को भी वैसा करना चाहिए या बाकी लोगों को भी ये एक बताना चाहिए कि भाई अगर महंगाई बढ़ी है तो उसको कम करने की और क्या किया जा सकता है। या तो हम कुछ चीजें फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर कहीं कुछ सब्सिडी के रूप में कोई चीज दी जाए तो उसको उसकी भरपाई क्या हो गई, मतलब सरकार नहीं तो, लेकिन सर ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। अगर सब्सिडी को लेकर कोई चीज दी जाती है, किसी चीज पर सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद आप दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा दें तो जनता तो और उससे दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए सरकार, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई जो पहले हुआ, जो पेट्रोल के बारे में हुआ, तो आज जो स्थिति है, आज चाहे ग्रोथ की बात हो या महंगाई की बात हो, ये इफेक्ट तो है ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई सिर्फ हमारे देश में महंगाई हो रही है। और IMF तक ने कह दिया, वर्ल्ड बैंक ने तक कह दिया कि जो देश की प्रगति जो है वो सुनिश्चित है। लेकिन बीच बीच में इस प्रकार की चीजें आती हैं, कोविड आया, फिर यूक्रेन का वार आया और उसके कारण अभी क्या हुआ, अभी बारिश हुई है, बारिश के कारण सब्जियों की अगर आवक कम होगी तो उसमें फिर महंगाई बढ़ेगी। तो कुछ इफेक्ट जो है टेम्परेरी होते हैं जिसका इफेक्ट होता है और कुछ चीजें होते हैं कि लॉन्ग टर्म होती है। तो लेकिन सरकार के हाथ में क्या है? अगर सरकार किसी चीज का, मान लीजिए किसान को इसका फायदा मिलना है, किसान महंगाई की मार झेल रहा है, उसके लिए क्या हो रहे हैं, तो लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन किसी का किया जा रहा है, क्या लगता है कि इसमें भी कोई प्राइवेटाइजेशन का भी रोल है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन का रोल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हर चीज का एक रास्ता नहीं है, मतलब वो उपाय नहीं है। चाहे बैंकों का हो या पब्लिक सेक्टर का हो कि हम कहें कि हम प्राइवेटाइजेशन करके जो है कोई जो है इकोनॉमी में बहुत सुधार कर लेंगे, तो ऐसा अगर सोचना है तो मुझे लगता है कि वो सोच गलत है। रिफॉर्म्स की जरूरत है कि हर चीज के अंदर समय के अनुसार कुछ कुछ बदलाव आने चाहिए समय पर, लेकिन वो बदलाव ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप एकदम दिन से रात में चले जाएं। तो वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उसमें कहाँ चूक हो रही है? तो बता रहा हूँ, सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो जो सरकार क्या है, सरकार खुद तो कोई चीजें डिसाइड नहीं करती। कुछ सलाहकार, आर्थिक सलाहकार जो उसको सलाह देते हैं, वो जो उनकी सलाह के अनुसार सरकार चलती है। आज जो आर्थिक सलाहकार हैं, ये जो निजीकरण की और देश को ले जाने की सलाह दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आज निजीकरण के कारण बहुत सा नुकसान होगा
पर्टिकुलर आप बैंकिंग देख लीजिए, ठीक। निजीकरण को छोड़कर जो है सरकारीकरण बैंकों का किया गया उस समय, उसके कारण विकास हुआ, बैंक भी बढ़े, लोगों को भी लाभ हुआ। अब हम फिर से उसी रास्ते पर जाएंगे तो रोजगार के साधन भी कम होंगे और जो लोगों की अप्रोच है पब्लिक सेक्टर बैंक में वो भी कम होगी। तो ये जो एकदम दिन और रात का अंतर लाने वाली बात है वो गलत है। आप रिफॉर्म कीजिए, यानी कुछ सुधार किसी क्षेत्र में जरूरत है तो सुधार की आवश्यकता है समय के अनुसार। आज अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजों में बदलाव की जरूरत है। समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज कंचन जी, मुझे लग रहा कि अश्विनी जी जो बात कह रहे हैं वो कोई विरोधी दल के नेता नहीं है और वो एक आईना दिखाने का काम तो कर ही रहे हैं। इससे सहमत हैं आप? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनकी बात को टाल नहीं सकती, काट नहीं सकती। बाकी हाँ, ये समझने वाली चीजें हैं कि देश की जो चीजें चल रही हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत चरमरा गई है सर। और इन सारी वो ये कह रहे हैं ये बात कि जो सलाहकार हैं उन्हें समझने की जरूरत है, वो हल्के में ना लें किसी चीज को। अगर हम गलत रास्ते पे गए तो वही सवाल कई बार खड़े होते हैं कि हम श्रीलंका के रास्ते पे तो नहीं चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे चीजें हल्के में नहीं ली जाती है क्योंकि ये भारत है और हमें अपने देश को संभाल करके चलना है। हल्का बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। हाँ, आप जैसे बुजुर्गों की और आप जैसे सलाहकारों की देश को बहुत जरूरत है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप जैसे रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे आपके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो उनको सलाहकार की जरूरत ही नहीं होती है। सपा हुए, कांग्रेस हुए, ये लोग तो सलाहकार रखते ही नहीं है, लेना ही नहीं चाहते। कोई दे देता है अगर सलाह तो लगता है कि उसको यहाँ से भगा ही दो, ऑफिस से ही भगा दिया जाता है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक वरिष्ठ की सलाह मानती है। नहीं, इस बात के लिए तो खैर आप लोगों का जितने भी सलाहकार रेडी होंगे, क्योंकि एक अलग से सलाहकार मंडल जो बना दिया गया था, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उसमें चले गए थे। आग्रह है रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जी, ये जिस प्रकार ये हर घर तिरंगा मनाने का जो फेस्टिवल करने जा रहे हैं, मेरा आग्रह है एक मिनट कंचन जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट जी। हम तो जनता की बात करेंगे भाई, हम तो विपक्ष वाले हैं जी। तिरंगा का सम्मान तो आप जानते ही हम लोगों ने कितना किया है और अरे राष्ट्रपति ने नहीं किया। नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? अगर घर घर में तिरंगा लहराया जाएगा तो ये तो खुशी की बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? कंचन जी सुन लेते हैं, कंचन जी क्या कहना बात तो पूरी करने दीजिए। जी जी। मेरा ये आग्रह है, विपक्ष होने के नाते एक आग्रह है सत्तारूढ़ पार्टी से कि जिस प्रकार वो हर घर तिरंगा का अभियान चला रही है जी, वैसे ही देश में हर घर रोजगार का अभियान चलाएगी तो ये जनता के लिए ज्यादा फायदे। अच्छा, ये बातें रत्नाकर जी देखो कहते हुए तो बहुत अच्छी लगती है। आपकी सरकार में हर घर रोजगार का अभियान चलाया गया क्या? मैं बता देता हूँ हमारी सरकार जी आ रहे हैं, अश्विनी जी आ रहे हैं आपके पास। मेरी सरकार जब थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो यही भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी और आज अब आंकड़ा निकाल देंगे तो 150 के नीचे चली गई है हमारी अर्थव्यवस्था। तो कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? आंकड़ों से कंपेयर मत करिए। ठीक है, आज अश्विनी जी बहुत सारी योजनाएं लेके आई है, बहुत सारी योजनाएं। महाराष्ट्र में उनकी योजनाएं कितनी सक्रियता से इम्प्लीमेंट हुई है वो देख लीजिए। तो कहीं न कहीं वो योजनाएं जो लेके आते हैं, जो नीतियां बनती हैं, वो लोगों तक जन जन तक पहुंचना चाहिए। हाँ, तो उसी बात पर तो सवाल खड़े कर रहे थे अश्विनी जी, वही बात तो कह रहे थे कि कम से कम चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। जी ठीक है। आर्थिक सलाहकार जो है, विश्लेषक जो है, आ रहे हैं अश्विनी जी, आ रहे हैं। इस तरह के लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको सिर्फ सगुफा मान के और चैनल पे एक्सेप्ट कर लेने से काम नहीं होगा। ये जो इनके आर्थिक सलाहकार बैठे हुए हैं उनको ये चीजों को मानना पड़ेगा और कहाँ त्रुटियां हुई हैं उन त्रुटियों को सुधार करना पड़ेगा, तब जाके ये देश फिर से विश्व गुरु बनने की राह पे आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये दिन प्रतिदिन जो है नीचे चलता जाएगा। जैसा कि हंगर इंडेक्स में देखा कि अब आपने एक पोजीशन पहुंच गया। मैं आप चिंता मत करिए, 70 सालों से जो आपने देश को गरीब बनाया है, गरीब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अश्विनी जी, आप अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी कह के बात करूंगा। एक तो कुछ लोग कहते रहते कि रोजगार नहीं। जो बड़े बड़े उद्योगपति आज अगर बैंकों से पैसा लेके उद्योग लगा रहे हैं तो वो रोजगार दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने एक आदमी से धंधा नहीं कर रहे। दूसरा, सरकार अगर जो अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार ने अभी एक स्वनिधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए, ताकि छोटा रेहड़ी लगाने वाला, पटरी लगाने, ऐसे लोग जो जिनके पास कुछ नहीं है वो भी अपना धंधा कर सके, ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके
बैंकों द्वारा उनको 10-10 हजार रुपए लोन। लेकिन अश्विनी जी, अगर आप प्राइवेटाइजेशन चीजों में करते हैं तो क्या आपको लगता नहीं जो छोटे उद्योगपति हैं या छोटे व्यापारी उनके ऊपर दिक्कत आएगी? नहीं, वो प्राइवेट, तो वो जो नीतियां बनाने की वही तो बात चल रही कि जो सलाहकार है जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही? इसलिए सरकार को हमने कहा है कि जो ये आप योजनाएं चला रहे हैं सरकारी बैंकों द्वारा, ये अगर निजी क्षेत्र में चल जाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज सरकार और बैंक मिलके वो कर रहे हैं, चिन्हित करके लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वो सहयोग और राशि उनको दी जा रही है ताकि वो अपना परिवार चलाने के लिए सक्षम हो। तो जो चीज अच्छी सरकार कर रही है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है। राम प्रकाश जी कितना सहमत हैं? चूंकि जो लोन की प्रक्रिया जिस पर सवाल खड़े करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको सक्षम बनाने की कोशिश है कि वो अपना रोजगार शुरू करें, स्वरोजगार जिसको बात कही जाती है, अपना कोई उद्योग शुरू कर सकें, तो इसमें क्या बुराई क्या है? बुराई नहीं है, हम इससे सहमत है। हमारे यहाँ पर भी सरकार ने चालू कर रखा है इस तरह से लोग। ठीक। पश्चिम बंगाल में भी BSTP बोल के है, बेरोजगार टैक्स। ठीक है, यानी आप सहमत है सरकार के कुछ कदम से, तो आप सहमत हुए। कंचन जी संक्षेप में जवाब रत्नाकर जी की बात का भी और जी वीरेंद्र जी, देखिए मैं आप विपक्ष पे ना आकर के थोड़ा सा गंभीरता से जनता को समय बहुत कम है इसलिए संक्षेप में जवाब देना है। बहुत संक्षिप्त में बात कर रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कोई फैक्ट्री इस टाइम चल क्या रहा है, GST को लेकर के आप जान रहे हैं, कांग्रेस हो सपा हो कोई भी सरकार को नहीं चाहता कि इन चीजों की वजह से सरकार ठीक हो, फेलियर ही करना चाहते हैं, तो कोई देना नहीं चाहता, ये सपा और बसपा और वगैरह वगैरह। बाकी मैं एक बात जनता के लिए कहूंगी कि जनता जो है अगर सरकार से जुड़ेगी, जैसे कर्मचारी है फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री जो मेरे मित्र हैं, फैक्ट्री लोगों की चल रही है, उसमें कर्मचारी होते हैं 40 और लिस्टेड होते हैं 4, तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी चीजें हैं वो 4 में ही जा रही हैं और 40 आप ऑन कैश दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का कितना नुकसान वहां से हो रहा है। अगर जनता इन चीजों को समझे और विपक्ष भी अगर देश को संभालना चाहता है, क्योंकि विपक्ष भले ही है लेकिन है तो आप देश के नागरिक ही, थोड़ा सा सरकार के साथ में और सरकार की योजनाओं के साथ में हमारे देश के लिए अगर उचित तरीके से सोचेंगे तो इन सारी चीजों पर सहयोग जनता को भी करना चाहिए। और जो GST वगैरह ये सारी चीजें जो सरकार की हैं, इन सारी चीजों पर विपक्ष को भी ख्याल रखना चाहिए, देना चाहिए। सरकार फेल होने से देश फेल हो सकता है, इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए लेकिन तरक्की की रफ्तार पर सरकार को भी चिंतन करना होगा और जो सलाहकार हैं उनको भी गंभीरता से चीजों को लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महंगाई डायन खाए जात है, बड़ा फेमस हुआ था ये गीत, और ये जब भी बजता है तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता कि जो ऊपर लोग बैठे हैं वो किस तरह की नीतियां बना रहे हैं। बेरोजगारी, GST, नोटबंदी, इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन मार्क विरोधी दल उठा रहे हैं। लेकिन ये जो महंगाई का राक्षस है या महंगाई डायन जो भी कह लें, अपनी अपनी तरह से आप जो भी नाम दे लें, ये अगर कम नहीं हुई तो जनता के सिर पर लगातार बोझ बढ़ता जाएगा और अलग अलग तरीके से। बेरोजगारी तो समस्या बनी हुई है लेकिन महंगाई भी एक तरफ बढ़ रही है, तो दो तरफ से जनता के ऊपर दबाव बन रहा है। ऐसे में उन्हें लोन दे दिया जाए तो सवाल ये उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी नीतियां भी सरकार की हैं, जैसा कि अविनाश जी ने बताया कि सरकार की जो अच्छी नीतियां, कम से कम उनकी तारीफ की जानी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो। तो महंगाई कब तक इसको डाउन किया जा सकेगा, कब तक जनता को राहत मिल पाएगी, फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क है। हमें भी इंतजार है कि जल्द से जल्द महंगाई कम हो और लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।